नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आपके सामने फिर से उपस्थित हूं बीटीएससी आईटी इंस्ट्रक्टर का अपडेट लेकर के। साथियों, यहाँ पे अपडेट में ये अपडेट है कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है, विभिन्न तरह के उनके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। तो कई तरह के सवाल है, इस सवाल को हम इस वीडियो में लेंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे आपका जो डीबी होने वाला है निर्धारित समय अनुसार, उस डीबी को जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें निर्देश दिया हुआ है। उस निर्देश को आपको ध्यान से पढ़ना है और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वो कौन कौन से सारे डॉक्यूमेंट ले करके जाना है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बच्चों के सवाल पे आएंगे कि अलग अलग लोगों के द्वारा क्या कमेंट किए जा रहे हैं, उनके सवालों के जवाब भी देंगे। ठीक है, तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑलरेडी जुड़े हुए तो और भी साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। साथियों, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। आपका जो डीवी इस कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु कॉल लेटर जारी किया गया होगा, जिसमें आपको एड्रेस, डेट, तिथि सारा चीज दिया हुआ है। उस निर्धारित समय अनुसार, तिथि अनुसार, पाली अनुसार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको वहां पे पहुंच जाना है। ठीक है साथियों, बिफोर 1 आवर आप रिपोर्ट कर दे और अच्छी बात है। तो इसके दौरान साथियों आपका कॉल लेटर में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो कर लेना है और उसके अनुसार से सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि समर्पित किए गए प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित मूल रूप से मिलानकर छाया प्रति जांच दल द्वारा सत्यापित किया जाना है। साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट आप लेकर के जा रहे हैं उसका 2 सेट में जेरॉक्स कर ले और ऑलरेडी जेरॉक्स कॉपी में, ठीक है, नीचे अपना सिग्नेचर कर ले। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट लिख लेंगे, सेल्फ अटेस्ट लिख लेंगे इस तरह से, सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड लिख लेंगे, नीचे अपना सिग्नेचर कर लेंगे और नीचे में जो डीवी का आपका डेट होगा वो डेट आप लिख लेंगे। ठीक है, जो भी डेट है। तो इस तरह से आपको स्व अभिप्रमाणित करके ही ले जाना है। ऐसा नहीं सोचना कि हम वहां जाके करेंगे तो आपका ही टाइम पास होगा। ठीक है साथियों, तो ऑलरेडी आप 2 सेट को सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाएंगे। ठीक है, लेके क्या जाना है, आपका ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति। साथियों, आपने जो एप्लीकेशन सबमिट कराया है, जो आपको रिसीविंग मिला था, उसका छाया प्रति आपको लेके जाना है 2 सेट में। ठीक है, जन्म तिथि के मिलान हेतु मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र। ठीक है, मैट्रिक का आपको क्या ले जाना है, सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। यहाँ पे मार्कशीट का चर्चा नहीं किया गया है, परंतु साथियों आप सभी मार्कशीट भी ले लेंगे। ठीक है, मार्कशीट भी ओरिजिनल ले लेंगे और 2 सेट में इसका भी जीरोक्स ले लेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, चूंकि वहां पे आपको मार्कशीट भी कभी कभी देखा जाता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे लिस्ट में नहीं, जो आप लेके भी नहीं भी जाएंगे तो आपकी तरफ से कोई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए आपको, आपके लिए। ठीक है, लेकिन आप ले करके जाएंगे वहां, अगर अधिकारी के द्वारा डिमांड किया जाता है तो आपको वहां पे दिखाना सही रहेगा। चूंकि सर्टिफिकेट जब अधिकारी देख रहे हैं तो हो सकता है किसी तरह का सर्टिफिकेट को देख के उनके मन में कंफ्यूजन पैदा हो। ठीक है, चाहे वो आपके नाम का स्पेलिंग हो, डीओबी हो, चूंकि डीओबी इनको मिलाना है, इत्यादि तमाम प्रकार के किसी तरह का इशू आ सकता है, इसलिए आप इसको भी लेकर के जाएंगे। ठीक है, दूसरा है आपका निवास प्रमाण पत्र। अगर आप बिहार के निवासी है तो आपने निवास प्रमाण पत्र बनाया होगा, इसको भी लेके जाना है। इसके बाद आपका फोटोयुक्त पहचान पत्र। आप फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट आपने वहां पे डाला है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ठीक है, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, वो चीज आपको ओरिजिनल लेके जाना है और 2 सेट में जीरोक्स करके ले जाना है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, ये इंपोर्टेंट है खासकर महिला उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, ध्यान देना है, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, मतलब एनसीएल जो सर्टिफिकेट होता है पिछड़ा वर्ग के लिए, नन क्रीमी लेयर पत्र, ये आपको लेके जाना है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली ये है बात है कि महिला के केस में महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है साथियों आपको? अगर कोई महिला कैंडिडेट्स है तो एनसीएल पे आपका फादर्स का नाम और एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तभी वहां पे वैलिड होंगे और ये डॉक्यूमेंट आपका 18 अक्टूबर 2023 तक का जनरेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने से संबंधित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होने पर। साथियों, ये जो पॉइंट बताया जा रहा है ये सभी कैंडिडेट्स पर फिट नहीं बैठता। ठीक है, अगर आपका क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपने 1 साल से पहले का अपलोड किया था, तब आपको लेकर के क्या जाना है, ठीक है,
पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने से संबंधित घोषणा पत्र लेके जाना है, ठीक है। अन्यथा अगर आप 18 अक्टूबर 2023 तक का आपका जनरेटेड सर्टिफिकेट था और आपने अपलोड कर दिया है तो आपको ये चीज लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा केस कि अगर ये डॉक्यूमेंट आपका 1 ईयर से पुराना एनसीएल सर्टिफिकेट है, अगर ये डॉक्यूमेंट आप नहीं भी ले जाते हैं तो साथ ही वहां पर आपका डीवी के दौरान इसका फॉर्मेट आपको वहां उपलब्ध करा दी जाती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को आइडिया नहीं होता है, वीडियो के लास्ट में हम आपको घोषणा पत्र भी दिखाने वाले हैं, ठीक है, किस तरह का होता है बिहार सरकार का, इससे रिलेटेड क्या अगर आप ले जाना चाहते हैं तो उस चीज को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों, ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति आपको क्या करना है, आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में फोटो अपलोड किया उसी का 5 सेट में फोटो लेके जाना है, ठीक है साथियों, नया रिसेंटली नहीं खिंचवाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बताया जा रहा है कि संवर्गीय नियमावली के निर्देश के अनुपालन हेतु समर्पित किए प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित मूल प्रमाण पत्र से मिलाकर छाया प्रति को जांच दल के द्वारा समर्पित किया जाना है। यहाँ पे अन्य डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, आपको क्या क्या लेके जाना है, तो विज्ञापन एक कंडिका 1.1 में वर्णित से संबंधित स्ट्रीम ब्रांच 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री का प्रमाण पत्र इस पत्र की तिथि तक निर्गत हो, ठीक है, 18 अक्टूबर तक आपका जो है इंजीनियरिंग डिग्री का निर्गत हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री बीटेक के केस में दिया हुआ है। अगर आप नेक्स्ट है साथियों, विज्ञापन कंडिका 1.1 में वर्णित से संबंधित स्ट्रीम ब्रांच 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री सभी वर्षों का अंक पत्र प्रमाण पत्र इस तिथि तक निर्गत हो। साथियों आपको सर्टिफिकेट भी लेके जाना है और साथ में मार्कशीट भी लेकर जाना है। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम से किए हैं तो सारे सेमेस्टर का आपको अंक पत्र लेकर के जाना है और जो कंबाइंड होता है, ठीक है, वो भी लेके जाना है, ठीक है, जितने भी रिलेटेड आपका अंक पत्र है वो सारा लेके जाना है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, यहाँ पे एक ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, बताया जा रहा है कि राज्य सरकार भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र साक्ष्य सहित यदि लागू होता हो, ये चीज आप ध्यान दीजिए क्या बताया जा रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मामला में बताया जा रहा है कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले करके जाना है, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो या फिर टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अगर आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो राज्य सरकार और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी उद्योग संस्था से संबंधित होना चाहिए या फिर टीचिंग का जो भी है आईटीआई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 1 वर्ष का आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही बोल रहा है कि साक्ष्य सहित यदि लागू हो। साथियों आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड किया था वो तो लेके जाना ही है और साथ में लिखा हुआ है कि साक्ष्य सहित यदि लागू हो, इस बात को समझना है। इस चीज को पढ़ के बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ सैलरी स्लिप लेके जाना है, अटेंडेंस का डिटेल लेके जाना है या फिर क्या चीज लेके जाना है, तो अलग अलग तरह की बातें चल रही। साथियों इस चीज को आप समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साक्ष्य सहित यदि लागू हो, कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका स्क्रूटनी करते समय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मामला में लिखा गया था, आपके अनुभव प्रमाण पत्र के विषय में लिखा गया था किसी भी तरह का इशू, ठीक है, और उसमें आप ऑब्जेक्शन करने के बाद जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें आप अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। साक्ष्य का मतलब यही हुआ, बहुत सारे बच्चे का लिख दिया था जिनका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस था उनको लिख दिया था कि आपका जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, ठीक है, भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है, इससे संबंधित आप सर्टिफिकेट को दीजिए। तो बहुत सारे बच्चे एमएसएमई वाला डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे जिनका ऑब्जेक्शन को कंसीडर भी किया गया। तो साथियों आपका एक्सपीरियंस भी लेकर जाना है और आपने जो एमएसएमई का साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को लगाया था, ठीक है, ऑब्जेक्शन करते समय, तो उस एमएसएमई वाला डॉक्यूमेंट को भी लेके जाना है। कहने का मतलब यही है, साक्ष्य सहित, ठीक है, जिनका भी ऑब्जेक्शन में आया था और आप जो भी सपोर्टिंग में लगाए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। जिनका ऑब्जेक्शन में कुछ भी नहीं आता उनको केवल आपका अपना अनुभव प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। ये चीज समझने वाली बात है, ठीक है, साक्ष्य सहित का मतलब यही है। नेक्स्ट बात करेंगे, चौथा पॉइंट, संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम सीआईटीएस के 1 वर्षीय आपका प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। अगर आपने सीआईटीएस का बारे में जिक्र किया है तो, ठीक है, और सीआईटीएस का अंक पत्र भी लेके जाना है। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपका 18 अक्टूबर 2023 तक का जनरेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एडमिट कार्ड का परीक्षा केंद्र में इन्विजिलेटर द्वारा हस्ताक्षरित कैंडिडेट्स कॉपी की छाया प्रति। साथियों आपने जो सीबीटी एग्जाम दिया है
वहां से जो आपको रिसिप्ट मिला है इन्विजिलेटर के द्वारा सीन करके, तो वो डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड सीबीटी का खो गया है, तो आपका क्या उपाय है वीडियो क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट साथियों, सातवां बताया जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी का स्कोर कार्ड, जो कुछ दिन पहले स्कोर कार्ड डाउनलोड हुआ था, वो चीज भी आपको 2 सेट में लेके जाना है। नेक्स्ट है साथियों सीजीपीए, ओजीपीए, सीपीआई का कन्वर्जन फार्मूला यदि लागू हो। साथियों अगर आपने फॉर्म को भरते समय परसेंट में जो कन्वर्ट किया था, अगर आपका मार्कशीट पर सीजीपीए के रूप में है या ओजीपीए के रूप में है, उसको कन्वर्ट करके आपने जो परसेंटेज के रूप में इनपुट कराया है, तो आपका ऑब्जेक्शन करते समय भी साक्ष्य मांगा गया था कि आप किस फार्मूला के तहत इसको कन्वर्ट किए हैं, उससे संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराइए। तो साथियों आपको वो डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है, ठीक है। सीजीपीए टू परसेंटेज में जो कन्वर्ट का है, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना होता है। बहुत सारा मामला में आपका जो अंक पत्र होते हैं उसके पीछे फार्मूला लिख दिया जाता है, तो अगर वैसा है तो आप वहां से भी दिखा सकते हैं, या फिर हर कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कन्वर्जन वाला फार्मूला रहता है, तो वो चीज आपको लेकर के जाना है साथियों, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। नेक्स्ट है आपका अभ्यर्थी के सत्र में अभ्यर्थी के ब्रांच स्ट्रीम में कोर्स संचालित करने का एआईसीटी से मान्यता प्राप्त होने का साक्ष्य। साथियों गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। आपने जिस सेशन में एडमिशन लिया है, जिस भी इंजीनियरिंग कॉलेज में या डिप्लोमा कॉलेज में, ठीक है, तो उस कॉलेज का पार्टिकुलर आपके ब्रांच में, ठीक है, उस साल के लिए अप्रूवल एआईसीटी के द्वारा है या नहीं है, वो चीज आपको निकाल के लेके जाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपने बीटेक किया 2012 से 16 तक, ठीक है, 2012 से 2016 तक बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो आपको अपने कॉलेज का जो आपका एडमिशन ईयर है 2012 में आपका कॉलेज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करवाने के लिए एआईसीटी से अप्रूवल था या नहीं था, इस चीज का आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। एआईसीटी का अप्रूवल लेके जाना आपको 2012 का ट्रिपल ई के लिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, तो ये चीज भी लेके जाना है, चाहे वो आपका प्राइवेट कॉलेज हो या फिर सरकारी कॉलेज है, सभी को लेकर के जाना है, ठीक है। तो आप निकाल के ले जाएंगे। ये भी प्रायः आपको आपके कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साथियों बताया जा रहा है विकल्प प्राथमिकता प्रपत्र। विकल्प प्राथमिकता प्रपत्र, ये जो है आपका पोस्ट प्रिफरेंस, ठीक है, जो अभी चल रहा है, पोस्ट प्रिफरेंस रिसिप्ट। साथियों आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने से पहले बताया जा रहा है कि आप अपना पोस्ट का सिलेक्शन कीजिए, फर्स्ट चॉइस आपका क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ठीक है। तो जब आप पोस्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट करते हैं, तभी आपको कॉल लेटर जनरेट होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस किया है इसका भी रिसिप्ट निकाल करके 2 सेट में ले करके जाना है आपको, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कॉल लेटर होगा वो भी 2 सेट में तो लेके जाना है ही, ठीक है। तो इस तरह से आपको इतने प्रकार की डॉक्यूमेंट्स को ले करके जाना है, ठीक है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट जब आप वहां जमा कराएंगे, ओरिजिनल से मिलान करवाएंगे, तो आपको वहां पे ये जो रिसीविंग होगा, इस रिसीविंग में आपका सिग्नेचर वहां पे करवाएंगे अधिकारी, और अधिकारी आपके इस रिसीविंग फॉर्म में बहुत सारा चीज इनपुट करते हैं, ठीक है। वहां उनके द्वारा लिखा जाता है, जो भी चीज वो मिलान करेंगे यहाँ पे आपका मिलाएंगे, आपका आयु सीमा सही है या नहीं, इस फॉर्म को भरने के लिए आपका आयु क्या है, आपने जो कैटेगरी का दावा किया है वो वेरीफाई करने के बाद पाया गया है या नहीं पाया गया है, आपका 1 वर्ष का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो मान्य है या नहीं, यहाँ पे टिक लगाएंगे, ठीक है। आपका सीबीटी में स्कोर का अंक कितना है, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता का अंक कितना है, जो भी है लागू आपका एक्सपीरियंस के मामले में अगर लागू है अंक, तो वहां पे कितना मिला है, टोटल आपको कितना मिला है, तो ये तमाम प्रकार के वहां पे अधिकारियों के द्वारा इनपुट कराया जाता है। सारा डिटेल आपका सीआईटीएस में कितना % है, उसके अनुसार आपको कितना मिला है, और लास्ट में यहाँ पे विशेष टिप्पणी भी रहता है, ठीक है। साथियों डीवी कराने के दौरान यदि किसी तरह का आपका डॉक्यूमेंट में फॉल्ट पाया जाता है, लाइक नेम मिसमैचिंग, ठीक है, आपका जो डेट है, ठीक है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, या किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर इसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, अगर आप इसका आउट ऑफ डेट है, तो वहां पे आपका क्या करेंगे, या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका शॉर्टेज हो रहा हो, 1 साल का रहता है, अगर कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसा किए हैं कि वो
23 अक्टूबर से आगे तक का जोड़ के बना के दे दिए हैं। तो वो तमाम प्रकार के जो भी वहां फॉल्ट आपका पाया जाएगा, यहाँ पे विशेष टिप्पणी में रिमार्क्स में आपका वो लिख देंगे अधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो आप सभी कैंडिडेट्स को ये कोशिश करना है कि हमारा भैया रिमार्क्स में कुछ भी नहीं लिखाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सारा चीज नियम के अनुसार वहां करवा लेंगे, डीवी वेरिफिकेशन सारा साक्ष्य उपलब्ध करवा देंगे, किसी तरह का आपके अंदर कमी नहीं रहेगा, तो आपका रिमार्क्स में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर फॉल्ट हुआ, आप जो है जो भी डॉक्यूमेंट वहां पब्लिश नहीं कर पाए, नहीं दिखा पाए, डीवी सही से नहीं हो पाया, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम रहेगा आपका यहाँ विशेष टिप्पणी में लिख देगा। तो आप सभी कोशिश करेंगे कि आपका रिमार्क्स कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो सारा डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे। लास्ट में जो है वहां पे जो भी अधिकारी सब है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर आपका बायोमेट्रिक मिलान करते हैं, जैसे वेरीफाई हो जाएगा वो साइन कर देंगे, ठीक है। और फाइनली जहां आपका डीवी होगा वहां 3 ऑफिसर्स का बेंच होता है, ठीक है। तो वहां पे जो भी ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वो अपना काम करके जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। आपका जो सेक्शन ऑफिसर मिलाएंगे फिर वो करेंगे, और लास्ट में जो वहां के इंचार्ज ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वो सिग्नेचर करेंगे। और इसका जो है आपको रिसीविंग के रूप में 2 सेट निकालेंगे, आपको दोनों में सिग्नेचर करवाएंगे। लास्ट में 1 सेट वो खुद रख लेते हैं और 1 सेट आपको रिसीविंग के रूप में दे देंगे। तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। कई वीडियो में हमने निर्देश ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने से संबंधित कई तरह के निर्देश पहले से ही आ रहे हैं, तो हम पहले के वीडियो में बताते आ रहे हैं। आज भी हम जो कॉल लेटर में लिखा उसके अनुसार से आपको बता दिया। आई होप आप सभी संतुष्ट हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल है, उस सवाल को थोड़ा दूर करते हैं। तो क्या क्या वो सवाल है, ठीक है, वो क्या क्या सवाल है देख लेते हैं। साथियों ये 5-6 तरह के कॉमन सवाल बच्चे के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं, कमेंट किए जा रहे हैं, ग्रुप में लिखे जा रहे हैं। तो ये 6 सवाल आपके हो सकता है आपके मन में इस तरह का सवाल आता हो। इस चीज को आप थोड़ा सा देख लेंगे क्या सवाल है। तो सबसे पहला सवाल कर रहा है कि डीवी सेकेंड लिस्ट आने की संभावना, डीवी में सेकेंड लिस्ट आने की संभावना। अभी जो फर्स्ट लिस्ट आया हुआ है, ठीक है, 1.25 गुना कैंडिडेट्स को डीवी में बुलाया गया है, तो क्या सेकेंड लिस्ट आने की संभावनाएं है? ये सवाल सबसे कॉमन सवाल है, बहुत सारे बच्चे के द्वारा बोला जाता है और हर जगह मेरा जवाब ना होता है। क्योंकि साथियों यहाँ पे बीटीएससी के अंतर्गत किसी भी तरह का वेटिंग लिस्ट का सिस्टम नहीं है, ठीक है, और ना ही डीवी लिस्ट दोबारा निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि जो डीवी लिस्ट निकाला गया है उसमें अगर सीट से कम बच्चे भी क्वालिफाई होते हैं तो भी आपको दोबारा वो डीवी लिस्ट नहीं निकालते हैं, ठीक है। आईटीआई केस में आपने देखा होगा कई बच्चे ये लिख रहे थे कि आईटीआई केस में बाद में कुछ बच्चे का डीवी निकाला था, अर्थात डीवी का सेकेंड लिस्ट भी निकला था। तो ऐसा नहीं, डीवी का सेकेंड लिस्ट का मतलब क्या, अगर हर ट्रेड के लिए निकलता कुछ न कुछ बच्चों का लिस्ट तब समझते कि डीवी का सेकेंड लिस्ट आया है। एशियन रिफ्रिजरेशन वाला जो 6 बच्चे का आया था वो क्यों आया था, तो वैसा केस डिग्री डिप्लोमा में भी हो सकता है। हुआ ये था कि किसी कारणवश कुछ बच्चे का, ठीक है, कट ऑफ में आने के बावजूद भी उनका डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो वो बच्चे आवेदन के माध्यम से, मेल के माध्यम से अपना साक्ष्य उपलब्ध करवाए थे बीटीएससी कार्यालय को और बताए थे, ठीक है, कि हम जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, मेरा इतना इतना मार्क्स है, आपके कट ऑफ से अधिक है, परंतु आपके किसी भूलवश, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का मिस्टेक या जहां भी मिस्टेक हुआ है भूलवश हमारा नाम नहीं आ पाया है, ठीक है। तो वहां पे बीटीएससी विचार करके उन लोगों का नाम दोबारा निकाले थे, ठीक है, जो भी कैंडिडेट में इस तरह का प्रॉब्लम आया था। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि डीवी का सेकेंड लिस्ट आया था। तो डिग्री डिप्लोमा के केस में भी साथियों डीवी का सेकेंड लिस्ट आने की बिल्कुल संभावना नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह से नहीं आएगा, सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा और ना ही आपका वेटिंग लिस्ट आएगा। डीवी का सेकेंड लिस्ट एक ही केस में आ सकता है जब कुछ बच्चे का अगर किसी कारणवश इस डीवी लिस्ट में भूलवश छूट गया हो नाम, और अगर वे क्वालिफाइड है तो तब वो कंप्लेन करेंगे, अपना सारा साक्ष्य उपलब्ध करवाएंगे, तो वहां पे कुछ बच्चे का नाम आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो कहिए कि कॉमन रूप से सारे ट्रेड में जितना बच्चा का भी डीवी चल रहा है जो भी खाली आ गया फिर से लिस्ट निकलेगा, तो ऐसा कुछ
नहीं होने वाला है साथियों, ठीक है। सोचने के लिए आप कुछ भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के। अनुभव प्रमाण पत्र सभी ग्रुप में मान्य होंगे या नहीं होंगे, ये भी कॉमन सवाल है। तो साथियों यहाँ पे दो केस है, ठीक है, बार बार बीटीएससी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। सबसे पहला केस ये है कि जो संविदा पर कार्यरत है, ऑलरेडी आईटीआई कॉलेजों में जो संविदा पे कार्यरत अनुदेशक है, उनके केस में बताया गया है, ठीक है, कि अभी आपका जो 25 अंक मिला है अनुभव के आधार पर, जिस भी ग्रुप में आप अप्लाई किए हैं उस ग्रुप में आपको दे दिया गया है। लेकिन जैसे कि अभी प्रेफरेंस लिया जा रहा है, ठीक है, प्रेफरेंस लिया जा रहा है, उसके अनुसार से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो जब मेरिट लिस्ट तैयार होगा तो आप जिस ट्रेड में पढ़ाए हैं, ठीक है, संविदा के आधार पर जिस ट्रेड में आपको अनुभव है उसी ट्रेड में हम 25 अंक को जोड़ेंगे, बाकी ट्रेड में हम नहीं जोड़ेंगे। तो ये चीज सोचने वाली बात है, ठीक है। तो उसी तरह से उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है कॉन्ट्रैक्ट वाले का, ठीक है, उनका भी स्पेसिफाइड जिस ट्रेड को वो पढ़ाए हैं उसी के अनुसार मान्य किया जाएगा, ठीक है, ना कि सारे में किया जाएगा। और अगर नॉर्मल कैंडिडेट की बातें करें, जनरल कैंडिडेट के केस में, तो साथियों आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एलिजिबिलिटी के लिए है, ठीक है, कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए पात्रता धारण रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो आपने जो एक्सपीरियंस 1 साल का लगाया है, ठीक है, और इस फॉर्म को भरते समय उस एक्सपीरियंस को लगा करके जो भी ग्रुप आपके सामने खुला है वो तमाम ग्रुप में आप एलिजिबल है उस एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है। आप पात्रता को धारण करते हैं तभी आपको उतना सारा ग्रुप खुला है और आप उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस प्रत्येक ग्रुप में मान नहीं होता, प्रत्येक ट्रेड में नहीं होता, तो आपको फॉर्म भरते समय ही वहां पे नहीं दिखाता, ठीक है, क्योंकि वहां पे सारे ऑप्शन थे, ठीक है, आपका अनुभव किस क्षेत्र में है, कौन सा ट्रेड सब अप्लाई कर रहे थे, इत्यादि तमाम प्रकार के। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आपका अनुभव प्रमाण पत्र हर जगह मान्य होगा, ठीक है, नॉर्मल कैंडिडेट्स के केस में। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चूंकि नेक्स्ट बात करेंगे क्रीमी लेयर रहित होने का घोषणा पत्र कैसा होगा, और सेम रिलेटेड सवाल है, जाति या आवासीय प्रमाण पत्र पुराना है तो मान्य होगा या नहीं होगा। तो आपका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र पुराना है तो भी मान्य होगा, ऑलरेडी कॉल लेटर में लिखा हुआ है, परंतु आपको क्या करना है कि आपको एक अलग से फॉर्म घोषणा पत्र भर के ले जाना होगा, ठीक है। एनसीएल क्रीमी लेयर रहित होने का घोषणा पत्र आपको भर के ले जाना है, अगर नहीं ले जा पाते तो आपको वहां पे फॉर्म भी मिलता है। तो ये घोषणा पत्र किस तरह का होगा, ठीक है, ये घोषणा पत्र किस तरह का होगा ये हम आपको लास्ट में दिखा देंगे। साथियों घोषणा पत्र अगर आप नहीं भी ले जाते हैं तो वहां पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ये लास्ट में हम आपको फॉर्मेट दिखा देंगे। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, 5वां सवाल है कि सीबीटी प्रवेश पत्र खो गया है या जो हमारा फॉर्म का रिसिप्ट था वो खो गया नहीं है, वेबसाइट पर भी उपलब्ध नहीं है, तब इस केस में क्या होगा। तो साथियों सीबीटी का जहां तक बात है, सीबीटी का प्रवेश पत्र, ठीक है, नहीं है, इस चीज को हम देख चुके हैं आईटीआई वाले कैटेगरी में। कुछ बच्चे का सीबीटी का एडमिट कार्ड खो गया था, तो वहां पे उनके साथ किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनको डाउनलोडेड कॉपी ही लेकर के वो गए थे, ठीक है, और उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया, तो उन्हें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं किया गया, ठीक है। अगर आपके पास सीबीटी का ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है, आपका बायोमेट्रिक वेरीफाइड हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है, आपको डाउनलोडेड कॉपी ही लेकर के चले जाइए, आपको दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फंसता है, नहीं हो पाता है, तब वहां पे आपको 100% प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ओरिजिनल आपका सीबीटी का एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। अगर आप वहां उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो सारा राइट रिजर्व उनके पास है, वो किसी भी तरह का एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्म का रिसीविंग खो गया है, आपका फॉर्म का रिसीविंग आपके पास नहीं है, वेबसाइट पर भी उपलब्ध नहीं है। तो साथियों ये गलती आपका है, ठीक है, कि आपका फॉर्म आपने संभाल के नहीं रखा है और वेबसाइट पर भी नहीं है। तो वेबसाइट की अगर बातें करें तो आपका जो कॉल लेटर आया हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का, तो उस डेट तक आप वेबसाइट को लगातार देखते रहें, क्योंकि इसके संदर्भ में कई बच्चे के द्वारा मेल भी कराया गया है कि डाउनलोड करने का, स्कोर का डाउनलोड करने का या फिर फॉर्म रिसीप्ट डाउनलोड करने का लिंक को एक्टिव किया जाए। तो साथियों आपका डीवी होने से पहले अगर
लिंक एक्टिव हो जाता है तो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, आपका समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगा। परंतु अगर वेबसाइट पर लिंक एक्टिव नहीं होता है तो चूंकि आपके पास तो है नहीं, तो आप लेके तो जा नहीं पाएंगे, वहां पे जाके आप अपनी समस्या को रखेंगे। आई थिंक आपको वहां पे सपोर्ट ही किया जाएगा, ठीक है, चूंकि ये कोई खास बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और वहां पे अधिकारियों के द्वारा आपको सपोर्ट ही किया जाएगा और शायद आपको उपलब्ध करवाया जाए या फिर आपको रिमार्क्स में लिख दिया जाएगा कि आपने ओरिजिनल फॉर्म यहाँ पे उपलब्ध नहीं करवाए थे। बाकी राइट एंड रिजर्व उनके पास रहता है, वो किसी भी तरह से एक्शन ले सकते हैं। यदि साथियों एनसीएल की घोषणा पत्र की बातें करें, जिसको लेकर के जाने की बातें कही जा रही है, जिनका भी 1 ईयर से पुराना है, तो साथियों उस एनसीएल का जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। घोषणा पत्र, आधिकारिक घोषणा पत्र का विहित प्रपत्र जो है आपका इस तरह का रहता है। ये फॉर्मेट उन्हीं कैंडिडेट्स को लेके जाना है जिनका ऑलरेडी 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट है, ठीक है। एनसीएल का सर्टिफिकेट आपने अगर वहां अपलोड किया था, और अगर साथियों आप नहीं भी ले जा पाते हैं तो कोई तरह का समस्या नहीं है, आपको सेम यही फॉर्मेट वहां पे उपलब्ध करा दी जाती है। केवल आपको इसमें अपना एड्रेस वगैरह जो भी है इसको भर करके सीन करके सिग्नेचर करके वहां पे जमा कर देना है। तो ये घबराने वाली बातें नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह से आपको इसमें समस्या उपलब्ध नहीं होने वाला है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो साथियों इस तरह से आप लोग के सारे सवाल थे जिसका हमने जवाब दिया है। इसी तरह से आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके वहां लिख सकते हैं, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।